सुधांशु जी, आपकी पार्टी की सरकार है, इसीलिए मेरा पहला प्रश्न आप ही से है। सवाल है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अव्यवस्था का आलम है, मजदूरों को लेकर आपकी संजीदगी कम रही। उनका यह आरोप है कि जिस तरह से आपको सहायता करने के लिए सामने आना चाहिए, नीतियों को स्पष्टता के साथ रखना चाहिए, वो आपकी सरकार नहीं कर रही है। आपका जवाब सुधांशु जी। देखिए अंजना जी, जहां तक नीतियों की बात है, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से सभी नीति निर्देश जारी कर दिए। अब इसके बाद इसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जिला प्रशासन की है। उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कौन मजदूर जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे, इसका निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी, स्थानीय प्रशासन लेगा। और अगर ये ईमानदारी से बात कहें, यह वो समय है जब किसी प्रकार के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में नहीं आना चाहिए, परंतु यदि सर्वाधिक प्रवासी मजदूरों का विषय आ रहा है, पहले मैं बात एक ईमानदारी से स्वीकार कर लेता हूं, 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर है। सबसे नंबर 1 पे महाराष्ट्र आता है, मुंबई की वजह से, फिर गुजरात आता है, फिर दिल्ली आता है, और तीनों जगह समस्याओं की बात आई, परंतु सर्वाधिक समस्या की बात महाराष्ट्र से उठ के आती है। अब अभिजीत बनर्जी जी से ही जब उनका विचार विमर्श हो रहा था, तो उन्होंने क्या कहा था? मुंबई के रेफरेंस में बात होते हुए उन्होंने कहा कि भाई वो जो जिम्मेदारी है वो लोकल गवर्नमेंट की होती है कि वो कैसे सुनिश्चित करे। अब उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, इवन राजस्थान की सरकार, सब अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जहां तक गाइडलाइंस की बात है, गाइडलाइन देना केंद्र सरकार का काम, उसके माइन्यूट डिटेल्स यानी उसके अंदर के छोटे बिंदुओं पे जाकर धरातल पर उसका अनुपालन सुनिश्चित करवाना स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारों का कार्य है। तो बजाय उन राज्य सरकारों से संवाद करने के यह बयान देना मुझे दर्शाता है कि शायद राहुल गांधी जी इस समय निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि केंद्र में वो प्रतिपक्ष में है, कई राज्यों में सत्ता पक्ष में है, तो वो सत्ता पक्ष की भूमिका निभाएं या प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं। मुझे लगता है दो नावों पर सवारी करते हुए वो डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अभिषेक जी, ये विरोधाभास जिसका जिक्र सुधांशु जी कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी में, रणनीति में भी नजर आ रहा है? क्योंकि एमएचए की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई कि अब ट्रेनों से आप वापसी करा सकते हैं मजदूरों की, राज्य आपस में तय कर ले। आप ही कहते हैं संघीय ढांचे का सम्मान होना चाहिए, फैसला राज्यों पर छोड़ना चाहिए, तो उन राज्यों के हाथ में रख दिया है। अब तो इस अव्यवस्था के लिए राज्य सरकारों की जवाबदेही बनेगी। अभिषेक जी, मैं विनम्रता से कहूंगा कि ये ऐसा आपातकाल का समय है कि हम सकारात्मक रूप से मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे पूरा समय दीजिएगा। मैं बहुत संक्षेप में रखूंगा, लेकिन सिर्फ ये तू मैं या शूट एंड शूट वाला डिबेट नहीं होना चाहिए। नंबर 1, मैं बताना चाहता हूँ कि विरोधाभास कहाँ है। बार बार सरकार की तरफ से, और देखिए इस सरकार को जो इन 2 महीनों में समर्थन मिला है, मतलब किसी सरकार को और भारत सरकार को कभी नहीं मिल सकता, लेकिन विपक्ष अपना कर्तव्य जरूर निभाएगा, ये बता के कि क्या त्रुटियां हैं जिससे कि सकारात्मक रूप से जनहित पड़ सके। नंबर 1, ये जो आपके सामने आंकड़े फेंके जाते हैं, इतने लाख करोड़, एक सीधी बात है। आज इतने हफ्तों से बार बार मांगने के बाद ये टोटल समूचा सब कुछ सामूहिक रूप से मिला के 0.7% जीडीपी का हमें एक राजकोषीय इंजेक्शन मिला है इस देश में इस आपातकाल के लिए। 0.7% फिस्कल इंजेक्शन। आपको मालूम है बांग्लादेश, जो हमसे हमारे से के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, और मोदी जी गर्व से अपने भारत को सही रूप से कहते हैं सुपर पावर होना चाहते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, और बांग्लादेश 2.5% जीडीपी जानबूझ के दे रहा हूँ। मलेशिया 16%, जापान जिससे हमारी इतनी निकटता है 10% जीडीपी कोरोना के लिए इंजेक्शन दिया गया। मेरे पास सब आंकड़े हैं, मैं बाकी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अमेरिका ने 2.5 महीने पहले 10%, जर्मनी ने 20%, स्पेन ने 15.5%, यूके ने 15.5%, इसके सब आंकड़े हैं। तो आप नंबर 2, आप चार्ट देखिए, लॉकडाउन में चार्ट में भारत नंबर 1 है, सबसे कड़ा, सबसे समूचा लॉकडाउन, और फिस्कल इंजेक्शन में सबसे नीचे है 0.7%। नंबर 3, ये किस प्रकार के इंजेक्शन मिले हैं? अमेरिका ने, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अमेरिका से तुलना करें, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं इतना पैसा हमारे पास, आपको उदाहरण दे रहा हूं, उसका आप एक आंशिक करिए। $600 प्रति हफ्ते का कई वर्गों को जो बेरोजगार हुए उनको इंजेक्शन मिला, $600 प्रति हफ्ते। यूके में 80% आपकी आय, जो वेज जो हट गई अगर है, आप बेरोजगार हो गए हैं, तो 80% सरकार देगी अप टू अ लिमिट ऑफ $2,800 पाउंड को परिवर्तित करके
आंकड़े एकदम सही है। नंबर 4, आपको मालूम है कि जिसको इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, जिसमें हमारे 90% एमएसएमई है, वहां पर न्यूनतम आंकड़ा है बेरोजगारी का 12.5 करोड़ बेरोजगारी। अगर आप पूरा लें इनफॉर्मल सेक्टर एमएसएमई से हटके, तो शायद 30-40 करोड़ की होगी बेरोजगारी। अब मेरा प्रश्न ये है कि किसके लिए रुके हैं मोदी? जितने भी बता रहे हैं आपको बातें, हमने ये दिया वो दिया, सब कुछ वो 0.7% में आता है। हमने कहा कि 5% कर दो, 5% कर दो। राहुल गांधी ने तो आज दोहराया है। पहले सोनिया गांधी ने 3 हफ्ते पहले कहा था कि आपको टारगेट करना है तो आप एक पैकेज बना दीजिए एमएसएमई। 1 सेकंड, 30 सेकंड लूंगा प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पिछले 10 दिन से मिल रहे, वार्तालाप कर रहे हैं, और हमको प्रकाशित हो रहा है अखबारों द्वारा कि कल आने वाला है एमएसएमई पैकेज। गडकरी जी ने कहा परसों आने वाला, अच्छी बात है, लेकिन जब मृत हो जाएंगे सब, उसके बाद आने का क्या फायदा? और आज जितने भी पैकेजेस हैं वो 0.7% में है। आपको कम से कम 5% करना चाहिए। क्या बात है इस एफएमआरबी में? इसको आप दोगुना कर दीजिए डेफिसिट को 1 साल के लिए। ठीक है।